आज हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने यूनिट 2 पर करंट इलेक्ट्रिसिटी, और नेक्स्ट टॉपिक है उसका आज कार्बन रजिस्टर्स। कार्बन रजिस्टर्स, ठीक है। रजिस्टर क्या होता है या कार्बन रजिस्टर क्या होता है? तो सिंपली इट इज़ अ डिवाइस which is used to create resistance in an electronic circuit। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा उसमें रेजिस्टेंस को क्रिएट करने के लिए हम लोग एक डिवाइस का यूज़ करते हैं, उसी डिवाइस का नाम है कार्बन रजिस्टर। ठीक है। डिज़ाइन कैसी होती है इसकी? ठीक है, डिज़ाइन बड़ी सिंपल सी होती है। वो कुछ इस तरीके का बना होता है। बना तो बहुत तरह का हो सकता है, लेकिन जनरली जो हमें पढ़ना है उसका डिज़ाइन कुछ ऐसा होता है जो हमें मेनली पढ़ना है। ऐसे तो किसी भी डिज़ाइन का हो सकता है। आप थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, बड़े क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा रेजिस्टेंस कितनी बड़ी डिज़ाइन, इंपॉर्टेंट काम क्या है उसका, काम सिर्फ इतना है रेजिस्टेंस क्रिएट करना। तो रेजिस्टेंस तो आप सिंपली सिर्फ एक वायर से भी क्रिएट कर सकते हो। कोई वायर है रेजिस्टेंस वायर, अब उस वायर से भी रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जो डिवाइस है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन रेजिस्टेंस, वो पढ़ना है। क्या इसमें खास है वो देखते हैं। देखिए, इसकी डिज़ाइन तो कुछ ऐसी होती है। ये जो पूरा बना हुआ है ये कार्बन का होता है। ठीक है, कार्बन को कंप्रेस करके बनाया जाता है, कंप्रेस्ड कर दिया जाता है, छोटा सा होता है ये। और इस तरफ और इस तरफ दो मेटल्स जोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पे मेटल है, ये मेटल कनेक्टर है। ठीक है, इसको आप कंडक्टर बोल सकते हो, मेटल कनेक्टर है दोनों तरफ। ठीक है, क्योंकि इसको हम कहीं ना कहीं जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ते हैं हम लोग हमेशा कंडक्टर से है, तो कंडक्टर से जोड़ दिया। अब इसमें से करंट इस तरफ से जाएगा और इस तरफ से निकलेगा करंट। बीच में जो भी रेजिस्टेंस क्रिएट करना होगा ये कर देगा। जितना रेजिस्टेंस होगा, जो भी कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, उनका रेजिस्टेंस पहले से ही डिफाइंड होता है। ठीक है, उनको ऐसा ही बनाया जाता है कि उनका रेजिस्टेंस कन्फर्म्ड हो और डिफाइंड हो। वो हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? वो पता करने का एक तरीका होता है। जैसे हमारे पास ये एक कार्बन रजिस्टर है। ठीक है, इस कार्बन रजिस्टर में एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन, ये तीन लाइन बनी होती हैं। ये लाइन क्या एक्चुअल में सर्कुलर होता है, क्योंकि ये इसका जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। तो ये मान लीजिए कुछ ऐसा सिलेंड्रिकल शेप है, यूँ। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप है। इसमें ये पूरा एक सर्कल बना होता है ऐसा, फिर एक दूसरा सर्कल बना होता है, फिर एक तीसरा सर्कल बना होता है ये। तो ये तीन सर्कल्स हैं, ये तीन कलर होते हैं एक्चुअल में। क्या है ये? कलर्स। ठीक है, इन कलर्स के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है। इसको हम लोग बोलते हैं कलर कोडिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कलर कोडिंग या कलर कोड होते हैं ये। यहाँ पे भी एक सर्कल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये हमको बताता है टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस का मतलब कितना होता है? देखो, टॉलरेंस का आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। टॉलरेंस जो है सिर्फ एरर को बोलते हैं। जो हमारा एरर होता है, एरर परसेंटेज, वही हमारा टॉलरेंस कहलाता है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल हमने कह दिया कि इसका टॉलरेंस 5% है। 5% क्या हुआ? टॉलरेंस। ठीक है, तो इस बात का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस 100 ओम है अगर, तो ये ±5% है।
±5% का मतलब ये है कि जब आप इसको सर्किट में यूज़ करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस 5% ज़्यादा भी हो सकता है या 5% कम भी हो सकता है। ठीक है, बस इसका मतलब इतना है। तो यानी कि इसका रेजिस्टेंस 105 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है। तो 95 और 105 के बीच का ये रेजिस्टेंस रहेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है, ये डिपेंड करता है टॉलरेंस पे। अब आप ये सोचिए कि ये टॉलरेंस जितना ज़्यादा होगा, हमारी जो ये रेंज है, जैसे यहाँ पे रेंज है 95 to 105, ये रेंज उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर मेरा टॉलरेंस हो गया मान लो 10%, 100 ओम का रेजिस्टेंस है और हमारा टॉलरेंस हो गया 10%, तो हमारी जो रेंज हो जाएगी वो 90 से लेकर 110 ओम तक चली जाएगी। यानी कि अगर रेंज देखोगे तो 10 इसका कम 10 इसमें ज़्यादा, यानी कि 20 ओम का रेंज आ गया। उसमें हमारा सिर्फ 10 ओम का रेंज था। ठीक है, तो हमारी इस तरीके से रेंज बढ़ जाती है। तो हमारे 3 तरह के टॉलरेंस होंगे, एक होगा 5%, एक होगा 10% और एक होगा 20%। बस 20% हम कह सकते हैं कि हमारा जो वर्स्ट सबसे बेकार रजिस्टर जो होता है वो 20% के टॉलरेंस पर होता है। ठीक है, 5% का जो टॉलरेंस होगा उस पर जो यहाँ वाला जो सर्कल बना है, ये वाला सर्कल जो बना है ये गोल्डन कलर का होगा। ठीक है, और 10% के टॉलरेंस वाला सिल्वर कलर का होगा और 20% का जो टॉलरेंस होगा वो नो कलर होगा, मतलब कोई कलर ही नहीं होगा, वहाँ पे वो लाइन ही नहीं होगी। तो जब नो कलर होगा तो हम मान लेंगे कि उसका टॉलरेंस कितना है, 20% का। ठीक है, तो ये तो टॉलरेंस की बात हो गई। बाकी उसका रेजिस्टेंस कितना है वो ये 3 कलर से डिसाइड करेंगे। अब ये 3 कलर कैसे डिसाइड करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, ये हमारा मान लिया कार्बन रजिस्टर है और एक सर्कल यहाँ, एक सर्कल यहाँ और एक सर्कल यहाँ, 3 कलर हैं। इसमें जो पहला कलर और दूसरा कलर जो होता है वो हमको इंटीग्रल वैल्यू देते हैं। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब ये है कि पहले कलर का नंबर अगर 1 है तो हम 1 लिख देंगे, दूसरे कलर का नंबर अगर 2 है तो 2 दे देंगे, 2 लिख देंगे। तो हमको ये 1 और 2 मिलके 2 इंटीजर वैल्यू मिली, इनको मिला के हम बोलेंगे 12 बस। ठीक है, और जो तीसरा है वो हमको ऑर्डर देता है। ऑर्डर का मतलब तो फिजिक्स की लैंग्वेज में ऑर्डर का मतलब 10 की पावर, 10 की जो भी पावर होगी उसको ऑर्डर बोला जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो भी कलर होगा उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इनटू 10 की पावर जो भी कलर का ऑर्डर होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। अब ये नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कलर कोडिंग। इसको आप बुक में भी पढ़ सकते हैं, वरना हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं याद करने के। जैसे हमारे पास एक तरीका ये है, ठीक है, जैसे इसको हम लोग वैसे लिख सकते हैं याद करने के लिए, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन visited गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है, ऑफ इंडिया है। ठीक है, इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने कैपिटल से लिखी हैं। देखिए ये बी रो ROY सब कैपिटल से है, ग्रेट का G, ब्रिटेन का B, विजिटेड का V और गेट का G और वे का W। ठीक है, बस यही तुम्हें याद रखना है। अब ये कैसे है, देखिए ऐसे, इस B का मतलब है ब्लैक, दूसरे वाले B का मतलब है ब्राउन, R का मतलब है रेड, O का मतलब है ऑरेंज, Y का मतलब है येलो। ठीक है, और ये जो G आया इसका मतलब है ग्रीन, और ये B का मतलब है ब्लू।
इसके बाद ये जो V का मतलब है, इसका मतलब है वॉयलेट। G का मतलब है यहाँ पर ग्रे, और लास्ट में जो W है उसका मतलब है वाइट। ठीक है, इसको इसी ऑर्डर में हमें याद रखना है, ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्डर के हिसाब से आपको इसका नंबर याद रखना है। जैसे ब्लैक को आप हमेशा 0 बोलेंगे, ब्राउन को हमेशा 1 बोलेंगे, रेड को हमेशा 2 बोलेंगे, ऑरेंज को हमेशा 3 बोलेंगे, येलो को 4 बोलेंगे, ग्रीन को 5 बोलेंगे, ब्लू को 6 बोलेंगे, वॉयलेट को 7 बोलेंगे, ग्रे को 8 बोलेंगे और वाइट को 9 बोलेंगे। बस इसको इसी ऑर्डर में हमें याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। ठीक है, और इसी का यूज़ करके हम बता सकते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास क्वेश्चन के तौर पे ले लेते हैं कि हमारे पास एक कार्बन रजिस्टर है इस तरह से। इस कार्बन रजिस्टर पे ये वाली लाइन जो है वो रेड है मान लेते हैं, दूसरी वाली जो लाइन है वो येलो है, और तीसरी वाली जो लाइन है वो मान लेते हैं ऑरेंज है, और यहाँ पे मान लेते हैं लिखा ये है सिल्वर। अब क्वेश्चन यही है कि बताइए इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो सिंपली रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे, सबसे पहला क्या है रेड, तो रेड के लिए देखेंगे रेड के आगे क्या नंबर लिखा हुआ, तो रेड के आगे नंबर लिखा हुआ है 2, तो हम सीधे लिख देंगे 2। फिर येलो के आगे, येलो दूसरा लाइन है हमारा वो कौन सा है येलो, तो येलो के आगे जो नंबर है क्या लिखा हुआ है 4, हम 4 लिख देंगे। अब हमारा ये 24 आ गया, बस हमको आगे के 2 कलर ये 2 नंबर देंगे, हमारे लिए यही नंबर इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो कलर है हमारा वो हमको ऑर्डर देता है, तो हम इसको ऑर्डर को ऐसे लिखेंगे 10 की पावर करके। अब 10 की पावर देखने के लिए भी आपको देखना है कलर कौन सा है, कलर कौन सा है ऑरेंज, तो ऑरेंज पे क्या लिखा हुआ है देखिए, ऑरेंज पे लिखा हुआ है 3, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 3 बस। फिर लास्ट में प्लस माइनस लगा के उसका टॉलरेंस लिख देंगे। टॉलरेंस देखिए यहाँ पे कौन सी लाइन है सिल्वर, सिल्वर पे कितना था 10%, ये हमारा हो गया क्या रेजिस्टेंस आंसर। सिर्फ इतना करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये हमारी हो गई कार्बन रजिस्टर की डिवाइस। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। या कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर्स को कंबाइन करके, कई सारे का रजिस्टर्स को कंबाइन करके एक सिंगल रेजिस्टेंस बनाया जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन। जैसे हमारे पास एक रजिस्टर ये है, देखिए रजिस्टर का सिंबल ये होता है, ये आप लोग हमेशा से जानते होंगे, हमेशा बनाते चले जाएंगे, सिंबल ये होता है। दूसरा हमारे पास रजिस्टर ये है जिसका रेजिस्टेंस है R2, और तीसरा हमारे पास रेजिस्टेंस ये है जिसका रेजिस्टेंस है R3। तीनों अलग अलग रेजिस्टेंस के रजिस्टर्स हैं, तीनों को कंबाइन करना है। कंबाइन करने का तरीका सबसे पहले इन सीरीज़ में हम लोग लगा सकते हैं। सीरीज़ में कैसे लगाएंगे, देखिए जो भी रजिस्टर है इसके 2 एंड होते हैं, एक हमेशा प्लस होता है, दूसरा हमेशा माइनस होता है। अब ये मान के चलेंगे हमेशा से, एक प्लस दूसरा माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस, ऐसे। ठीक है, आप उल्टा भी लगा सकते हो, इसमें प्लस माइनस दोनों जगह इंटरचेंजेबल होता है, लेकिन आप एक जगह मान लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। अब इन तीनों को मैंने ऐसे जोड़ दिया, R1, R2, R3। अब ये तीनों सीरीज़ में हैं। ठीक है, इसका ये एंड A बोल देते हैं, ये एंड हम बोल देते हैं B। अब ये तीनों सीरीज़ में हैं, कैसे पता चलेगा सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में देखने के 2 तरीके, जैसे कैपेसिटर में 2 तरीके थे वैसे भी यहाँ पे भी 2 तरीके। एक तो हम लोग देख के बता सकते हैं कि सीरीज़ में है कि नहीं है। तो देख के बताने का तरीका यहाँ पे क्या है कि अगर मैंने मान लिया इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो हर रेजिस्टेंस का आपको ऐसे मानना पड़ेगा, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो अपोजिट टर्मिनल्स ऐड हैं, जॉइंट है अपोजिट टर्मिनल्स, माइनस के साथ प्लस, माइनस के साथ प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख के बता देंगे कि ये सीरीज़ में है या नहीं है। ठीक है,
दूसरा तरीका ये देखने का हो सकता है, मतलब अगर प्लस माइनस से आप ना देखना चाहें तो ये हो सकता है, अगर सिर्फ एक एंड आपस में जुड़ा है रेजिस्टेंस में, सिर्फ एक एंड, दो एंड होते हैं, ठीक है, एक ये वाला एंड है, एक ये वाला एंड है, किसी भी दो रजिस्टर के सिर्फ एक ही एंड जुड़ा है आपस में, तो वो सीरीज होता है। देखिए पहले वाले रजिस्टर्स का ये वाला एंड दूसरे वाले रजिस्टर्स के ये वाले एंड से जुड़ा है, तो ये दोनों आपस में सीरीज में हुए। दूसरे वाले रजिस्टर का ये वाला एंड तीसरे वाले रजिस्टर के ये वाले एंड से जुड़ा है, तो ये वाले और ये वाले सीरीज में हो गए। अब ये इसके सीरीज में, ये इसके सीरीज में, इसका मतलब ये तीनों आपस में सीरीज में है। ऐसे हम लोग देख के बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपको याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट इन ईच रजिस्टर। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है हर एक रेजिस्टेंस का। सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट इज सेम इन ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर में इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है अगर वो सीरीज में है तो, ठीक है। बस दो बातें हो गई है, ठीक है। कहने का मतलब क्या था यहाँ पर, ये एक रजिस्टर लगाया था, फिर इसमें ये दूसरा लगाया, फिर ये एक तीसरा लगाया, R1 R2 R3, तीन रजिस्टर लगे हुए हैं। ये इसका एक एंड है, ये एक इसका दूसरा एंड है। अगर मैंने यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V-0 यानी कि V मान लिया, इसके अक्रॉस, तीनों के अक्रॉस मान लिया V-0, तो यहाँ जो R1 रजिस्टर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल अलग होगा, मान लेते हैं V1, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल अलग होगा, मान लेते हैं V2, और इसके अक्रॉस अलग होगा, ठीक है। अलग होना भी चाहिए, क्यों होना चाहिए आपको बताते हैं। देखिए बीच में ये हमारे पास एक रजिस्टर पड़ा, अगर आप यहाँ पे V माने हुए हैं तो यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक डिवाइस पड़ गई, क्या, रजिस्टर। अब रजिस्टर पड़ा है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना ड्रॉप होगा, ओम्स लॉ से पता करेंगे कितना ड्रॉप होगा। ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR। R की वैल्यू चेंज है, इसका मतलब पोटेंशियल की वैल्यू चेंज आ जाएगी, ठीक है। R की वैल्यू अगर चेंज हुई इसका मतलब पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे रजिस्टर अगर R1 है तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा I × R1, इतना पोटेंशियल कम होके यहाँ पे पोटेंशियल आएगा, कुछ भी आएगा कम होके आएगा, V - IR1 आएगा, ऐसा आप कह सकते हो। इसी तरह इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे IR2 कम हो जाएगा, और आगे बढ़ेंगे IR3 कम हो जाएगा। इस तरीके से हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होता रहेगा और होते होते लास्ट में 0 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे पोटेंशियल अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। सीरीज़ में ये होता है। करंट सेम रहता है भाई। अगर मैंने इसको किसी ना किसी बैटरी से जोड़ा हुआ है, यूँ मान लेते हैं बैटरी से यूँ जोड़ दिया हमने इसको ऐसे, तो यहाँ से करंट जाएगा। अब यहाँ से जितना करंट जा रहा है वो उतना हर रजिस्टर में से होकर जाएगा ना। अगर मान लो यहाँ से 2 एम्पियर आया है तो ऐसा तो होगा नहीं कि 2 एम्पियर में से यहाँ से गया 1.5 और यहाँ से गया 1.3, यहाँ से हो गया 1, ऐसा तो हो नहीं सकता। जितना करंट यहाँ से चला है उतना ही तो पहुँचेगा, उतना ही यहाँ पे निकलेगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्जेस जा रहे हैं उतने चार्जेस वापस भी तो आएंगे, तो नंबर ऑफ चार्जेस ही तो करंट होता है, ठीक है। नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन, ठीक है, वही तो हमारा क्या होता है, करंट होता है। तो इसका मतलब करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। इन्हीं सब बातों से हम लोग आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि पैरेलल है कि सीरीज़ है, वो देखना पड़ेगा। अब करना क्या है, हमें इन तीनों को हटा के एक रजिस्टर ऐसा लेके आना है जिसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R इक्विवेलेंट है, और उसके अक्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए जो इन तीनों के अक्रॉस है, मतलब V-0, और उसमें वही करंट जाना चाहिए जो इन तीनों में से होकर जा रहा है, मतलब I, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। अब यहाँ पे सबका पोटेंशियल अलग अलग है, V1 V2 V3। इसका मतलब टोटल पोटेंशियल कितना होगा, V = V1 + V2 + V3। सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। V1 की वैल्यू अगर यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, इस फार्मूले से हम निकालेंगे ओम्स लॉ से, तो V1 = IR1, V2 की वैल्यू निकालनी है तो IR2, V3 की वैल्यू निकालनी है तो IR3,
और V की वैल्यू हम लोग यहाँ कॉम्बिनेशन से निकाल लेते हैं, इससे निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा I R इक्विवेलेंट। अब देखिए I कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा फार्मूला बन गया। ये आपने फार्मूला हाई स्कूल में पढ़ा भी हुआ है। इससे हमारा रिजल्ट क्या निकला? रेजिस्टेंस इंक्रीजेज इन सीरीज में लगाने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, इतना याद रखना है। एक केस इसमें ये कर सकते हैं हम लोग, अगर मेरे पास मान लीजिए इस तरह से करते करते सेम रेजिस्टेंस के ठीक है, मान लेते हैं सबका रेजिस्टेंस R है, तो R रेजिस्टेंस के N रजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बड़ा सिंपल हो जाएगा। R रेजिस्टेंस सेम रेजिस्टेंस के हैं, कितनी बार लगे हुए हैं? N बार लगे हुए हैं, तो उनको N बार ऐड करना, मतलब N टाइम्स R कर देंगे, काम खत्म। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि सेम होना चाहिए, अलग अलग होंगे तो हमको ऐड करना पड़ेगा जितने भी होंगे। सेकेंड, इन पैरेलल। पैरेलल में हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये है R1, एक रेजिस्टेंस ये है R2, एक रेजिस्टेंस ये है R3। इन तीनों को हमने जोड़ दिया ऐसे पैरेलल में। ठीक है, ये पैरेलल में है। अब ये कैसे पता चलेगा पैरेलल में है? तो पैरेलल में देख के बताने का तरीका ये है कि अगर दोनों एंड आपस में जुड़े हुए हैं, देखिए इसका ये वाला एंड और ये वाला एंड देखो इसके साथ जुड़ा है, इसके दोनों एंड से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल में है। इसका ये वाला एंड और ये वाला एंड और ये वाला एंड और ये वाला एंड आपस में जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल में है। ये दोनों आपस में पैरेलल में, ये दोनों आपस में पैरेलल में, इसका मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल में है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है देखने का? PD यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन ईच रजिस्टर। हर रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, करंट लेकिन अलग अलग होगा। इलेक्ट्रिक करंट विल बी डिफरेंट। ठीक है, समझाते हैं कैसे। देखिए ये हमारा एक रजिस्टर लगा था, दूसरा लगा था, तीसरा लगा था, तीनों को मैंने अपने आपस में जोड़ दिया था। ठीक है, ये तीन मान के चलते हैं जुड़े हुए हैं। ये R1, ये R2, ये R3। अगर मैंने यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया यूँ V-0, तो हम लोग जानते हैं अगर यहाँ पे V है तो यहाँ पे भी V आएगा, यहाँ पे V है तो यहाँ पे भी V आएगा, यहाँ पे V है तो यहाँ पे भी V आएगा। क्यों? अभी तो वायर ही चल रहा है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक वायर है तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम मानेंगे। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मानेंगे हम लोग, क्योंकि वायर क्या है? कंडक्टिंग मटेरियल है, और कंडक्टिंग मटेरियल में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली होता होगा। ठीक है, थ्योरेटिकली पेपर पे क्वेश्चंस के लिए ठीक है हम लोग ये मान के चलेंगे थोड़े से वायर की लेंथ के लिए पोटेंशियल ड्रॉप नेग्लिजिबल होता है, यानी कि हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे अगर V है तो यहाँ पे भी V होगा, यहाँ पे V है तो यहाँ पे भी V होगा, यहाँ पे V है तो यहाँ पे भी V होगा। इसी तरीके से यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ 0 है तो यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 होगा। अब आप देखिए R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप कहेंगे V-0। R2 के अक्रॉस कितना है, आप कहेंगे V-0। R3 के अक्रॉस कितना है, V-0। तो इसका मतलब पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है? सेम है। लेकिन अगर मैंने यहाँ से करंट को फ्लो कराया, मान लेते हैं I, तो करंट जब यहाँ पे पहुँचेगा तो करंट के पास जाने के लिए तीन रास्ते हैं, इधर से, इधर से और इधर से।
तो थोड़ा करंट इधर से चला जाएगा, मान लेते हैं I1, थोड़ा करंट इधर चला जाएगा, मान लेते हैं I2, और थोड़ा करंट इधर चला जाएगा, मान लेते हैं I3। तो यहाँ पे करंट बट गया है, ठीक है। नेट करंट वही है I1 इसमें गया, I2 इसमें गया, I3 इसमें गया, अलग अलग जाएगा। अलग अलग जाने की वजह ये है, जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे करंट कम जाएगा, और जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ करंट ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। बस इसलिए अलग अलग होगा, बाकी और कोई बात नहीं। करंट डिफरेंट डिफरेंट होना है। इन तीनों को मिला के हमको एक ऐसा रेजिस्टेंस चाहिए जिसके अक्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए जो इन तीनों के अक्रॉस है, मतलब V-0, और वही करंट होना चाहिए जो इन तीनों के अक्रॉस, तीनों में मिला के जा रहा है, मतलब I, ठीक है। मतलब नेट हमारा जो करंट है वो होना चाहिए I = I1 + I2 + I3। I1 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, I1, I2, I3 तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। I = V/R, V = IR था, इस बार हम लोग I = V/R लगा देंगे, ठीक है। तो I1 की वैल्यू, I1 देखिए किस में जा रहा है, I1 जा रहा है R1 वाले रेजिस्टेंस में, तो ये हो जाएगा V/R1। I2 किस में जा रहा है, R2 वाले रेजिस्टेंस में जा रहा है, तो ये हो जाएगा V/R2। और I3 किस में जा रहा है, R3 वाले में, तो ये हो जाएगा V/R3। और टोटल नेट I निकालने के लिए हम लोग R इक्विवेलेंट को देख लेंगे, ये हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। V कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये हमारा फार्मूला बन गया पैरेलल के लिए। इस फार्मूले से क्या समझ में आता है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस इन पैरेलल, पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। ये बात आपको समझनी है, याद भी रखना है। इसमें एक केस हम लोग पढ़ सकते हैं, एक के बल्कि दो पढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास सिर्फ दो रेजिस्टेंस हैं, एक है R1 और एक है R2, और दोनों पैरेलल में जुड़े हुए यूँ, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप फॉर्मूले से निकालना चाहें निकाल सकते हैं, वरना आप ऐसे याद रखें, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टर्स। ये हमारे न्यूमेरिकल में काम आएगा क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो ऊपर आ जाएगा प्रोडक्ट, नीचे आ जाएगा सम, बस ऐसे याद रखिए। तीसरा, अगर मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं सेम रेजिस्टेंस के, सबको पैरेलल में जोड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे करते करते, ठीक है। कंडीशन ये, सबका रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए, और कितने हैं, n रजिस्टर्स हैं। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, सिंपल होगा। किसी भी एक रजिस्टर की वैल्यू उठा लीजिए और उसको जितने रेजिस्टेंस लगे हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए। आप खुद सॉल्व करके देख सकते हैं कैसे आएगा ये, वरना आप ऐसे याद रखें इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो फार्मूले बन गए हैं कॉम्बिनेशन के, और इनके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल को अब कर सकते हैं। जो भी न्यूमेरिकल होगा हम लोग करना चाहेंगे कर सकते हैं। एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, टू ओम 3 ओम, सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं अभी। ये 1 ओम, टू ओम, ठीक है। ये ऐसा बना हुआ है A B, हमने बहुत सिंपल सा बनाया है इसीलिए क्योंकि समझने में आसानी हो। टफ भी इसको भी करेंगे आगे थोड़ा सा। अब देखिए हमसे पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, यानी कि RAB बताइए। इक्विवेलेंट ऐसे ही पूछा जाता है, RAB बताइए। अब RAB बताएंगे, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा इसमें सीरीज़ में कैसे है, पैरेलल में कैसे है, कौन क्या है,
उसके लिए तरीका ये है कि हमने मान लिया यहाँ पे पोटेंशियल V है और यहाँ पे पोटेंशियल मान लिया 0। अब यहाँ पे अगर V है तो यहाँ पे भी V होगा, यहाँ पे V है तो यहाँ पे भी V होगा, यहाँ पे V है तो यहाँ पे भी V होगा, यहाँ पे भी V होगा और यहाँ पे भी V होगा। ठीक है, यहाँ पे भी V होगा। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। ठीक है, यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, समझिएगा, V से आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बीच में रजिस्टर है, तो बीच में रजिस्टर है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप होकर हमारा पोटेंशियल कुछ और हो जाएगा, मान लेते हैं हो जाएगा x। तो अगर यहाँ x है तो यहाँ पे भी x होगा, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होगा। बस सारे हमारे कॉर्नर्स हो गए। देखिए सारे कॉर्नर्स आपको बनाने हैं सही से, बस आपका काम चल जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v माइनस एक्स, इसके अक्रॉस कितना है, v माइनस एक्स। इसका मतलब दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो पहले इनको सॉल्व करेंगे। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो पैरेलल वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। अब पैरेलल वाला मेथड क्या था आपको मैंने बताया था, मान लेते हैं इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा r डैश क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रजिस्टर, तो 3 2 ज़ा 6 डिवाइड बाई सम ऑफ रजिस्टर, यानी 3 और 2 5। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1.2 ओम। इन दोनों को सॉल्व कर दिया। अभी दोनों को सॉल्व करने से हमारा जो नया फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। ये हो गया 1.2 ओम और आगे हमारा था 1 ओम और नीचे हमारा था 2 ओम। ठीक, बाकी इधर A इधर B था। आपको बनाना है तो यहाँ पे था V, यहाँ पे था V, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे मेरा x था। ठीक है, इन दोनों को जब सॉल्व किया है तो सॉल्व होके यहाँ पे x है। ठीक है, ये पोटेंशियल यहाँ पर x है। अब देखिए इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, तो आप कहेंगे v माइनस एक्स। इसके अक्रॉस कितना है, आप कहेंगे x माइनस 0। तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, इसलिए दोनों सीरीज़ में है। तो देखिए दिख रहे हैं दोनों सीरीज़ में, तो हम इन सीरीज़ को सॉल्व कर लेंगे। सीरीज़ को सॉल्व करने पर आएगा, मान लेते हैं r डबल डैश, और वो सीधे आ जाएगा 1.2 में 1 को ऐड कर देंगे, यानी कि 2.2 ओम, ये आ जाएगा। तो अब हमारा नया फिगर बनेगा इस तरीके से 2.2 ओम और नीचे 2 ओम है। यहाँ पे V था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे भी V था, यहाँ पे 0 था। तो अब देखिए दोनों में ऊपर इसके अक्रॉस कितना है, v माइनस 0, नीचे इसके अक्रॉस कितना है, v माइनस 0। इसका मतलब दोनों कैसे हैं, पैरेलल में हैं। तो पैरेलल में जो निकालेंगे वो r इक्विवेलेंट बोला जाएगा, और वो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटर डिवाइड बाई सम ऑफ कैपेसिटर। तो ये हो जाएगा 4.4 डिवाइड बाई 4.2, पॉइंट हटा देंगे तो 44 बाई 42, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 22 बाई 21। ठीक है, हम इसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं फ्रैक्शन में। पॉइंट में आप निकाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो समझ में आया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये हमारे पास इस तरह से बना हुआ है, एक बॉक्स। ठीक है, ये मान लेते हैं 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, फिर से मान लेते हैं 1 ओम है, और ये मान लेते हैं 3 ओम। ये A है, ये B है। इसके अक्रॉस हमें बताना है कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ओके, अगर मैंने यहाँ पर V मान लिया और यहाँ पे मान लिया 0,
तो यहाँ पे भी v हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मान लेते हैं x हो जाएगा। इसी तरह जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मान लेते हैं y हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें सिर्फ इसी में, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, v माइनस एक्स, इसके अक्रॉस कितना है, x माइनस 0। इसका मतलब ये दोनों सीरीज़ में है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम लोग देखें, इसके अक्रॉस कितना है, v माइनस वाई, और इसके अक्रॉस कितना है, y माइनस 0। इसका मतलब ये दोनों सीरीज़ में है। तो पहले ये सीरीज़ सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इस सीरीज़ को सॉल्व करने पर मान लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा r डैश, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 + 2 ओम, यानी कि 3 ओम। और इन दोनों को सॉल्व करने पर मान लेते हैं आ जाएगा r डबल डैश, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 + 3 ओम, यानी कि 4 ओम। तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इधर हो जाएगा r डैश यानी कि 3 ओम, और नीचे 3 ओम था। इसी तरह नीचे यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 4 ओम, ठीक है। देखिए हमने ऐसे बनाया, यहाँ पे v, यहाँ पे 0, v और 0 के अकॉर्डिंग बनाया है। तो यहाँ पे v, यहाँ पे 0, और इन दोनों के अक्रॉस कितना था, v और 0। तो इसका मतलब ये भी v है, ये भी 0। इसी तरह नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो v और 0 इन दोनों को भी अक्रॉस था। इसका मतलब ये भी हो गया v इज 0। ये x था इधर, और इधर a था और b था, a और ये b। तो अब ये तीनों तो पैरेलल दिख रहे हैं, तो पैरेलल इक्विवेलेंट सॉल्व करना है, सिंपल है। 1/r करके करेंगे हम लोग, तो 1/r करके करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 3 है। तो 1/3 + 1/3 + 1/4। तो 1/r इज इक्वल टू 1/3 को 2 बार ऐड करेंगे तो 2/3 + 1/4। तो 1/r विल बी इक्वल टू, एलसीएम अगर ले लेंगे तो 4 2 = 8, 3 1 = 3, 4 3 = 12। तो r की वैल्यू आ जाएगी 12/11। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐसे चेक कर लेंगे, जो ये डायग्राम था इसके हिसाब से हम लोग ऐसे कर लेंगे। मान लेते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ, क्योंकि क्वेश्चन इसमें अच्छे खासे पूछ लिए जाते हैं, हम लोग को आना चाहिए बनाना। ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर 1 ओम, ये 4 ओम, ठीक है। चलिए अच्छा मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 4 ओम, यहाँ पे मान लेते हैं 1 ओम, ठीक है। रैंडम मैंने लिया है तो कुछ आंसर अच्छा नहीं आएगा, गड़बड़ा के आएगा। तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके अक्रॉस हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना। कैसे बताएंगे, सिंपल है। देखिए यहाँ पे मैंने माना v, यहाँ पे मैंने माना 0। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, मान लेते हैं x हो जाएगा। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, मान लेते हैं y हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 0 से इधर जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, मान लेते हैं z हो जाएगा। सिंपल है। अब देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए, इसके अक्रॉस v माइनस एक्स है और इसके अक्रॉस x माइनस 0 है। इसका मतलब ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, सीरीज़ में। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, इसका मतलब सीरीज़ में है। तो पहले इस सीरीज़ को सॉल्व करते हैं। इस सीरीज़ को सॉल्व करने पर कितना आएगा, 2 और 1 3। तो हमारा ये बन जाएगा स्ट्रेट लाइन ऐसे, 3 ओम, यहाँ पे v, यहाँ पे y, इसके अक्रॉस मैंने बनाया है, ध्यान रखिएगा। और नीचे वाला 3 ओम एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। ये वाला 3 ओम एज इट इज़ रहेगा, बाकी आपका आगे इस तरीके से बना हुआ है। ये 4 ओम, ये 1 ओम, ये 4 ओम और ये 1 ओम, ठीक है। ये था हमारा Z और ये था हमारा 0, ठीक है।
अब अगर आप इन दोनों को देखें तो यहाँ पे इसके अक्रॉस v माइनस वाई और इसके अक्रॉस भी v माइनस वाई ही है। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हैं, दिख भी रहे हैं पैरेलल और पैरेलल हैं भी पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग। तो दोनों 3 हैं और 2 ही रेजिस्टेंस है। मैंने आपको बताया है कि अगर सेम रेजिस्टेंस हो और सेम रेजिस्टेंस की वैल्यू रखिए, जितने रेजिस्टेंस लगे हों उसकी वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए, आ जाएगा। तो 3 ओम का रेजिस्टेंस है, कितने लगे हुए हैं 2। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 1.5। तो इसको सॉल्व करने पर आ गया मेरे पास 1.5 ओम। ये V था, ये Y था। बाकी कोई चीज़ किसी भी रेजिस्टेंस में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, वैसे ही है। ये 4 ओम, ये 1 ओम और ये भी 4 ओम था। ये था Z। अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ इसके अक्रॉस कितना है v माइनस वाई और इसके अक्रॉस कितना है y माइनस जेड। तो ये और ये दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, इसलिए ये दोनों सीरीज़ में होंगे। ठीक है, इन दोनों को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1.5 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5। तो ये हो गया मेरे पास 2.5 v और z, और v और z के अक्रॉस ये भी है 4 ओम वाला। तो ये 4 ओम आ गया। ठीक है, ये Z, ये V। बाकी नीचे एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं होगा। ये 1 ओम था, ये 4 ओम था। अब देखिए इसके अक्रॉस भी V माइनस जेड, इसके अक्रॉस भी V माइनस जेड, इसका मतलब दोनों पैरेलल है। पैरेलल को सॉल्व करेंगे। अब पैरेलल को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ रजिस्टर डिवाइड बाई सम ऑफ रजिस्टर ये लगा लेते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास 10, ये आ जाएगा मेरे पास 6.5। पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा। तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 20/13 आया है। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 20/13 ओम। बाकी ये है मेरे पास 4 ओम और ये है मेरे पास 1 ओम। ये V था, ये Z था, ये 0। तो अगर आप इधर ध्यान देंगे तो V माइनस जेड और ये Z माइनस 0, तो ये दोनों सीरीज़ में हुए। तो इन दोनों सीरीज़ को सॉल्व करेंगे तो 20/13 में 4 को ऐड करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा 72/13। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा 72/13। ये मैंने कहा था कि मैंने कुछ रैंडम लिए हैं तो आंसर जो है वो अच्छा नहीं आएगा। अब देखिए ये दोनों पैरेलल हैं तो पैरेलल सॉल्व कर लेंगे पैरेलल की तरीके से, यानी कि R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 × 72/13 डिवाइड बाई 1 + 72/13। तो 72/13 ऊपर है और नीचे हो जाएगा 325,718/13। 13 से 13 चला गया, मेरे पास आ गया है 72/85। ठीक है, इसको रिड्यूस करना चाहें आप कर सकते हैं। दिस इज़ द रेजिस्टेंस। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है कि किया कैसे गया है, वो बात इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहें कैसे भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उससे अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए इम्पॉर्टेंट है वो। से हमारे पास ये एक इस तरह से रेजिस्टेंस है। A B C D, ये मान लेते हैं 1 ओम है, ये मान लेते हैं 2 ओम है, ये मान लेते हैं 2 ओम है, ये मान लेते हैं 3 ओम है, ये मान लेते हैं 4 ओम है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ना कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे इसमें पूछ सकते हैं कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए ए बी के क्रॉस, या पूछ सकते हैं आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए ए डी के क्रॉस, या पूछ सकते हैं आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए बी सी के क्रॉस, या पूछ सकते हैं ए सी के क्रॉस बताइए। ठीक है, वो अपने हिसाब से जो भी कॉम्बिनेशन लेना हो ले सकते हैं। ठीक है, मतलब ए को बी के साथ लेना हो तो ले सकते हैं, ए को सी के साथ, ए को डी के साथ, सी को डी के साथ, किसी से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन।
ठीक है, आपको मैं मेथड बताऊंगा, सबके साथ तो बताने का वक्त नहीं है। मेथड आप समझ जाएंगे, आप खुद ब खुद कर लेंगे। देखिए, जिसके भी अक्रॉस बताया जाए, जैसे मान लेते हैं ए बी के अक्रॉस बताया गया, फॉर एग्जांपल पहला वाला लेके चलते हैं, या ए डी के अक्रॉस मान लेते हैं, ये और ये थोड़ा सा दूर है, डायगनली है, तो आर ए डी मुझको निकालना है, इतना ध्यान रखना है, ये हमको बताया है। तो ए डी के अक्रॉस अगर मानना है हमको, तो हम इसी के अक्रॉस मान लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस v माइनस ज़ीरो, मान लिया। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप, तो मान लेते हैं ये हो गया x, ठीक है। अब इसके आप आगे बढ़ेंगे इधर या इधर, ठीक है, दोनों तरफ समझिएगा जो बताना चाह रहे हैं। अगर आप इधर जाएंगे तो इधर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाला जो टर्मिनल है, ये वाला जो टर्मिनल है वो लो पोटेंशियल से कनेक्टेड ही नहीं है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस, यानी इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस किसी भी तरह का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। आप मान के चलेंगे इसके अक्रॉस किसी भी तरह का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इसका मतलब इसमें करंट जाएगा ही नहीं। अगर इसमें करंट नहीं जाएगा तो आप मान के चलेंगे कि सर्किट के अंदर ये वाला रेजिस्टेंस लगा ही नहीं हुआ है, यहाँ से ब्रेक है। तो हमारे लिए सर्किट सिर्फ क्या है कि अगर यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप x हुआ है तो सिर्फ नीचे ही जाना है और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, मान लेते हैं y, ठीक है। अब यहाँ से आप इधर भी जा सकते हैं, लेकिन वही बात यहाँ पे भी आ जाएगी कि ये वाला जो रजिस्टर है वो इस तरफ कनेक्टेड ही नहीं है किसी भी लो पोटेंशियल या हाई पोटेंशियल से। भाई लो पोटेंशियल या हाई पोटेंशियल से कनेक्ट होना ज़रूरी है ना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। तो हमारे पास इस तरफ पोटेंशियल तो है, लेकिन डिफरेंस करने के लिए इस तरफ कोई पोटेंशियल नहीं है। तो जब इस तरफ कोई पोटेंशियल नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो होगा नहीं, करंट फ्लो होगा नहीं, इसलिए हमारे लिए ये वाला रजिस्टर सर्किट में इंक्लूडेड नहीं माना जाएगा। तो ये सर्किट में इंक्लूडेड नहीं है ये वाला। इसी तरह ऊपर वाला सर्किट में इंक्लूडेड नहीं है। अब हमारे पास कौन सा बचा? हमारे पास सिर्फ बचे ये वाला और ये वाला। ये तीन रजिस्टर हमारे लिए सर्किट में इंक्लूडेड हैं। और अगर इनके लिए आप पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो ऊपर वाले के अक्रॉस है v माइनस एक्स, नीचे वाले के क्रॉस है x माइनस वाई, और तीसरे वाले के क्रॉस है y माइनस ज़ीरो। तीनों के क्रॉस डिफरेंट है, तीनों के क्रॉस डिफरेंट है। मतलब ये कैसे हैं? सीरीज़ में है। सीरीज़ में आप ऐड कर लीजिए, तो 1 में 2 ऐड किया, 2 में 4 ऐड कर लिया, मतलब आ गया मेरे पास 7 ओम। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। इसी को आप थोड़ा बड़ा करना चाहें तो आप बड़ा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर और जोड़ सकते हैं रजिस्टर। बस इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर दूसरा एंड नहीं जुड़ा है, मतलब दूसरी तरफ कोई पोटेंशियल ही नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो गया मतलब उसमें करंट नहीं जाएगा। करंट नहीं जाएगा तो हम मान लेंगे कि वो सर्किट में इंक्लूडेड ही नहीं है, सर्किट में लगा ही नहीं है। और सर्किट में जब लगा नहीं तो आप उसको हटा दीजिए। अब वो आपके कैलकुलेशन से हट गया, कैलकुलेशन से वो हट गया तो आप सीधे से देख लीजिए किसके किसके बीच निकालना है, ठीक है। तो छोटे मोटे क्वेश्चन थे, आगे हम लोग देखेंगे और भी आएंगे जब सेल वगैरह पढ़ेंगे तो। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी। एक टॉपिक आपका छूट गया है, अभी मैं वो इंक्लूड करा लूँगा, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ये छूट गया है, इसको आगे देख लेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, भाई एनर्जी, इलेक्ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम लोग इसको एनर्जी के फॉर्म में पढ़ते हैं। अब एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी, इलेक्ट्रिसिटी के पास कितनी एनर्जी है, कैसे कैलकुलेट करोगे? तो भाई एनर्जी को कैलकुलेट करने का हमारे पास तरीका सिर्फ एक ही है। क्या तरीका है? कि अगर हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी इन्फिनिटी से चार्ज आएगा ए पॉइंट पर, तो इसको यहाँ पर आके करना पड़ेगा क्या? वर्क डन, ठीक है। वो वर्क डन कितना करता है वो हम लोग को मालूम है। वो वर्क डन कितना होगा? V इंटू क्यू। भाई हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? W अपॉन क्यू। इस जगह का, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? मान लेते हैं V, तो यहाँ पे पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना होगा? W अपॉन क्यू। तो उसको वर्क यहाँ तक आने के लिए वर्क कितना करना पड़ेगा? यही तो वर्क करना पड़ेगा, W। तो यही वर्क कितना हो जाएगा? W इज इक्वल टू वी क्यू।
और यही वर्क स्टोर हो जाएगा इसके पास, किस फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। यही तो एनर्जी है, तो एनर्जी ही वर्क डन होता है। हम लोग सीधे वर्क डन निकाल लेते हैं, अब वर्क डन ऐसे निकाल लिया जाता है, सिंपल सा। तो ये जो वर्क डन है वो किसके बराबर है? V इंटू क्यू। अब हमारी सारी की सारी कैलकुलेशन इसी फॉर्मूले से हो जाएंगी। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है हमको, तो Q इज इक्वल टू कितना होता है? Q इज इक्वल होता है IT। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो ये है, VIT, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और कुछ नहीं, वहीं से आया है, सिंपल सा है। जो आपने पढ़ा हुआ V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, उसी में से W आप निकाल लीजिए, V इंटू क्यू, और Q की वैल्यू होती है IT। आप पीछे फार्मूला पढ़ चुके हैं, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी था, तो Q इज इक्वल टू IT, यही रख दीजिए, आपका आ जाएगा, VIT हो गया। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ ली है, तो जैसे ही हम लोग एनर्जी पढ़ते हैं तो हम लोग को पढ़नी पड़ती है पावर। पावर भी तो होगी इसके पास। पावर होती क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, बस यही होता है हमारा क्या? पावर। तो पावर विल बी इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। छोटा सा पावर निकालना है तो आप कैलकुलस की लैंग्वेज में इसको dW अपॉन dt भी बोल सकते हो, ठीक है। तो छोटे से टाइम इंटरवल के लिए मैं लिख दे रहे हैं फॉर इन्फिनिटली स्मॉल टाइम इंटरवल, इन्फिनिटली स्मॉल टाइम इंटरवल। जो लोग कैलकुलस में बढ़िया हैं वो ये बात को समझ गए होंगे कि इन्फिनिटली टाइम स्मॉल टाइम इंटरवल का मतलब क्या हुआ। बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए निकालना हो पावर तो आप वो भी निकाल सकते हैं कैलकुलस की लैंग्वेज में, dW अपॉन dt। यूनिट, चलिए यूनिट देख ही लीजिए, पता तो हो गई आपको भाई। वर्क का यूनिट या एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड, ठीक है। वरना इसका यूनिट होता है एक वॉट, ठीक है। जूल पर सेकंड भी होता है, वॉट भी होता है, हम लोग दोनों तरीके से याद रखेंगे। डायमेंशन की अगर बात करें हम लोग, भाई वर्क का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर टी माइनस 2 और नीचे एक टी एक्स्ट्रा है, तो हो जाएगा ml स्क्वायर टी माइनस 3। ये इसका डायमेंशन हो गया। स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना है। स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना है। और आपकी पावर निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के दिमाग में रहता है पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर वर्क आपका पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है तो उसके इक्वल में क्या है? पावर ही तो है। तो इसका मतलब पावर भी आपकी निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। ये आप आगे जाके समझेंगे, ठीक है। कभी आएगी तो पावर निगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, दोनों हो सकता है। ओके, तो ये पावर के बारे में हो गया। एक होता है कमर्शियल यूनिट। ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने बना तो ली, अब हमें उसको बेचना है, सेल करना है। तो हम सेल करेंगे तो किस रेट पे, मतलब उसका क्या मेजरमेंट होगा, तो उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट बनाया गया उसको हम लोग बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल ये होता है किलो वॉट आवर, इस यूनिट का नाम है। ये एनर्जी का यूनिट है, याद रखिएगा, पावर का यूनिट नहीं है, एनर्जी का यूनिट है, इसलिए इसका नाम है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको हम लोग KWS बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और अगर इतना लंबा ना बोलना पड़े तो हम लोग सिर्फ यूनिट भी बोल देते हैं, हमारा काम चल जाएगा। सिर्फ यूनिट बोलना चाहें तो सिर्फ यूनिट बोल सकते हैं। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब सिंपल सा है, 1 किलोवाट एनर्जी 1 घंटे में जितनी यूज़ की जाएगी उसको हम लोग 1 यूनिट बोलेंगे या 1 किलोवाट आवर बोलेंगे।
ठीक है, जैसे 1 किलोवाट एनर्जी, 1 किलोवाट एनर्जी मतलब 1 वाट में कितने वाट होती है, 10 की पावर 3। कितनी देर में, 1 घंटे में। ठीक है, 1 घंटे में मतलब पहली बात तो 1 घंटे में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये 6 6 3600 इंटू 10 की पावर 3, और इसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 5 जूल। तो 1 kWh जो है वो इतनी एनर्जी के बराबर होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 5 जूल के बराबर होता है। तो अगर हमारा बिजली का बिल 1 यूनिट का बन रहा है, अगर हमारी बिजली का बिल 1 यूनिट बना है, इसका मतलब हमने इतनी एनर्जी यूज़ कर डाली है उसकी। ठीक है, इतनी एनर्जी यूज़ हो गई, 2 यूनिट बन गया तो इसको डबल कर दीजिए, 3 यूनिट बन गया तो इसको ट्रिपल कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बेसिस पे छोटे मोटे न्यूमेरिकल बनते हैं। न्यूमेरिकल में एक देख लीजिए, ऐसा बन सकता है न्यूमेरिकल कि मेरे पास 2 बल्ब हैं 100 वाट के। ठीक है, एक फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन बोल लीजिए, 120 वाट का मान लेते हैं। ठीक है, ये रन करते हैं 8 आवर के लिए डेली। ठीक है, इफ रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी is 10 rupees per unit, find bill after 30 days। तो 30 दिन के बाद कितना बिल बनेगा, वो क्वेश्चन ऐसा है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हमने क्वेश्चन लिख दिया। करेंगे कैसे, देखिए सिंपल तरीका है। कितने बल्ब हैं, 2 बल्ब हैं। एक बल्ब कितने वाट का है, 100 वाट का है, और हमारा किलोवाट आवर का जो रूल है वो क्या बोलता है, किलोवाट में कैलकुलेट करिए। ये तो वाट में दिया गया है, तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हमको 10 की पावर 3 यानी कि 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो जाके किलोवाट बनेगा। ये तो बल्ब हो गया, प्लस अच्छा ये कितने घंटों के लिए चल रहा है, 8 घंटों के लिए चल रहा है, तो 8 घंटे यहाँ पे साथ में कर लेंगे। ठीक है, प्लस एक पंखा है कितने वाट का, 120 वाट का। अब ये तो वाट में है, इसको भी किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000। कितने घंटों के लिए चल रहा है, 8 घंटों के लिए चल रहा है, हो गया। अब इन दोनों को चलाना है कब तक, 30 दिन तक, 30 डेज तक। सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ये 2 0 चले गए, ये 1 0 यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे मेरा हो गया 16/10 प्लस 12 8 जा 96/100 इंटू 30। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1.6, इसको लिख सकते हैं 0.96 इंटू 30। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.56, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा टोटल 3 6 18, 3 5 15, 16, 3 2 6 7 और एक ये वाला 0, तो ये आ जाएगा 76.8 यूनिट। 30 दिन में हमारे इतने यूनिट बनेंगे, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू है 10 रुपये। तो हमारा जो बिल बनेगा वो हो जाएगा 76.8 इंटू 10, यानी 768 रुपीज़ का हमारा बिल बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, आप देखिएगा, करिएगा, इस तरह के होंगे। ओके, एक चीज़ और होती है, पावर रेटिंग। पावर रेटिंग क्या है वो देखिए कि हर इंस्ट्रूमेंट पे, जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं सबके ऊपर एक रेटिंग लिखी होती है। ठीक है, इस तरह से
ऐसे लिख दिया मैंने 100W 220V ऐसे, इसी को बोलते हैं रेटिंग और इसको बोलते हैं पावर रेटिंग। अब ये जो W लास्ट में लिखा है ये एक्चुअल में वॉट है और ये जो V लास्ट में लिखा है ये वोल्ट है। अब ये पावर रेटिंग हमको बताता क्या है? देखिए पावर रेटिंग हमको ये बताता है कि अगर इस इंस्ट्रूमेंट को 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, अगर मिल गया तो ये पावर एग्जीक्यूट करेगा 100 वॉट की पावर जनरेट करेगा, यानी जो भी पावर निकालेगा वो कितनी होगी 100 वॉट की पावर। इससे कम मिलेगा अगर 220 वोल्ट से कम मिलेगा तो ये इतनी पावर नहीं निकालेगा, इससे कम निकालेगा। ठीक है, ये पावर कब के लिए है? जब पूरा 220 वोल्ट मिलेगा। 220 वोल्ट से अगर ऊपर मिल गया तब तो 100 वॉट से भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन रेटिंग हमको ये बताती है कि मैक्सिमम वोल्टेज पर कितनी मैक्सिमम पावर हमको निकालेगा। मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए हमारे घरों में मोस्टली जो है वोल्टेज जो है 220 वोल्ट के ही आसपास आता है, इसीलिए इसको मैक्सिमम आप मान सकते हैं, मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है? पावर रेटिंग। अब पावर रेटिंग में देखिए दो चीज़ें छुपी हुई होती हैं, आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। क्या चीज़ें छुपी हुई हैं? देखिए अगर मैंने बोला कि बताओ भाई ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस कुछ भी हो सकती है, मान लेते हैं ये हीटर है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हीटर है। तो अगर ये हीटर है तो इसका रेजिस्टेंस कितना है ना? अगर ये हीटर है तो इसका रेजिस्टेंस कितना है? तो वो हम इन्हीं दोनों की हेल्प से निकालेंगे। तो हमारे पास जो पावर है वो एक्चुअल में कितनी है? 100 वॉट है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220 वोल्ट है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस आपकी पावर चाहे कम हो जाए चाहे घट जाए, पोटेंशियल आपका चाहे कम हो जाए चाहे घट जाए, रेजिस्टेंस तो उसका कांस्टेंट रहेगा। कोई भी डिवाइस होगी उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। तो आप सीधे सीधे इन दोनों वैल्यू से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, वो करेक्ट आएगा। कैसे आएगा? देखिए हमारे पास पावर का जो फॉर्मूला है वो W/T है। वर्क को आप चेंज कर सकते हैं VIT से, T से T कैंसिल, तो हमारा जो पावर का फार्मूला बना वो V/I बना। ठीक है, अब यहाँ पे I को हटा दीजिए। I को कैसे हटा सकते हैं आप? V = IR लगाकर। तो हमारा ये हो जाएगा, सॉरी I = V/R लगाकर, तो ये हो जाएगा V × V/R, ये हो जाएगा V²/R। ठीक है, अब देखिए इस वाले फॉर्मूले में P है, V है और R है, तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी V²/P। अब आप V की वैल्यू रखिए, V की वैल्यू कितनी है? 220 वोल्ट, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और P यानी पावर कितनी है? 100 वॉट। ये दोनों जीरो कैंसिल कर दिए, 484 ओम, ये हमारा आंसर आ गया। तो अगर ये हीटर है तो इस हीटर का रेजिस्टेंस 484 ओम होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात मेरी? तो हम लोग इन दोनों वैल्यू से, यानी जो दो वैल्यू हमको दी गई थी, पावर रेटिंग जो दी गई थी, उससे हम क्या निकाल सकते हैं कि इस वाले इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस कितना है। इस मेथड से, इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। ये आपको आना चाहिए, हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा है, इसीलिए मैंने बहुत डिटेल में यहाँ पे बात नहीं की थी जब पावर पढ़ाया था यहाँ पर इस जगह पे। तो मैंने सिर्फ पावर का आपको मेन फार्मूला बता दिया था, ये W/T। चेंज करना आपको आना चाहिए। W की वैल्यू VIT आप रखेंगे, बाकी आप चेंज करते रहिए। ओके, अब अगर इसकी जगह पे पूछ लेते हैं, मान लो करंट कितना ड्रॉ करेगा। ठीक है, करंट कितना ड्रॉ करेगा, लेकिन करंट के लिए कंडीशन पूछते हैं। कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि उसको वोल्टेज पूरा 220 वोल्ट मिल रहा है, तब आप करंट बताइए। ठीक है, तब तो आप वोल्टेज की वैल्यू 220 वोल्ट रखिए और पावर की तब जो वैल्यू होगी वो रखी जाएगी। तब आपकी पावर की वैल्यू ये नहीं होगी, 100 वॉट नहीं रखी जाएगी, ध्यान रखना इस बात को। तो हमको पहले पावर निकालना पड़ेगा। पावर हम लोग निकालेंगे कैसे? वैसे निकालने की ज़रूरत है नहीं, रेजिस्टेंस निकालने से हमारा काम बन जाता है। क्योंकि अगर मुझको 220 वोल्ट ये पता चल गया तो हम V = IR निकाल के भी, लगा के भी I निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये मैंने इसलिए बताया है कि I आपका चेंज हो सकता है V के चेंज होने पर, कंडीशन है ये। ठीक है, आपको ये बताया जाएगा क्वेश्चन में कि उसको किस सप्लाई से कनेक्ट किया गया है, उस इंस्ट्रूमेंट को 220 वोल्ट की सप्लाई है कि 120 की सप्लाई है कि 100 वोल्ट की सप्लाई है। अगर उसको 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया गया है तो आप सीधे सीधे इस्तेमाल कर लीजिए इसी फॉर्मूले को, P = VI को। तो यहाँ से I = P/V लगा के, यानी कि इधर रखा 100
इधर रखा 220, सॉल्व किया, आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी आ जाएगा आप निकाल के देख लीजिएगा। समझ आ गई बात? तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तो था आपका एनर्जी और पावर के बारे में। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये मैंने कहा था लास्ट में बता दूंगा, ये छूट गया था टॉपिक। पीछे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ हमारा होता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब इसमें V, R, I ये सब की सब स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, हमें इसको कन्वर्ट करना है जिससे वेक्टर फॉर्म में आ जाए ये, बस इसी को बोलेंगे वेक्टर फॉर्म। कैसे करेंगे देखिए, हमारे पास मान लेते हैं ये एक कंडक्टिंग वायर है, इसमें मैंने इधर प्लस लगाया है, इधर माइनस लगाया है, जिसकी वजह से इधर इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई। इसकी लेंथ मान लेते हैं L है और एरिया क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं A है। करंट जा रहा है यूं I, ठीक है। अब V को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो देखिए V को लिखा जा सकता है E इंटू एल, ये हम लोग को मालूम है पहले से। तो V की जगह पे हमने लिख दिया E इंटू एल। I को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। I क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो हमें तो इसकी जगह पे वेक्टर क्वांटिटी चाहिए, तो I को लिखा जा सकता है I अपॉन A इज इक्वल टू करंट डेंसिटी। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, J इंटू A। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा J इंटू A। अब बचा R, R को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। R होता है भाई, R को सीधे सीधे आपको पता होगा, R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L अपॉन A। तो रेजिस्टिविटी L अपॉन A, ठीक है। A से A चला गया, L से L चला गया, तो हमारे पास E इज इक्वल टू J टाइम्स रो बचा, ठीक है। इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और J दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन अभी हमारा खत्म नहीं हुआ, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इस रो को उधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रो। अब 1 अपॉन रो क्या होता है, 1 अपॉन रो अगर आपको याद हो, दिस इज योर कंडक्टिविटी, तो ये बन जाएगा कंडक्टिविटी। तो हमारा फॉर्मूला पूरा बन जाएगा J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E, सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी। अब हमारा ये ओम्स लॉ एक वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, बस यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर E है, करंट की जगह पर करंट डेंसिटी है, तो ये क्या है, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो बस आज की क्लास इतनी ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो होगा सेल, ठीक है। और उसको पढ़ने के बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा है और आते हैं न्यूमेरिकल, इसलिए हम लोग को पढ़ने की ज़रूरी है। 2 डिवाइसेस भी होंगी उसके अंदर, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, और एक लॉ है वो। इसके बाद हमारा ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा। ओके।